सेबी की रिपोर्ट कहती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से 9 लोग पैसा गवा देते हैं। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि आप उन 9 में होंगे या उस एक में बनना चाहेंगे। उस एक में बनने के लिए पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज के हर एक ट्रेड सिर्फ दाम बन जाता है, सिर्फ एक गैस बन के रह जाता है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज से ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता है और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से ही बड़ा पैसा बनता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर एंड ऑप्शन को डिटेल में सरल भाषा में समझते हैं। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव मतलब जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव करते हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे टायर का दाम डिपेंड करता है रबड़ के दाम के ऊपर। अगर रबड़ महंगा होगा तो टायर भी महंगा हो जाएगा, और अगर रबड़ का दाम कम होगा तो टायर सस्ता होगा। तो इस तरह टायर का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। टायर का वैल्यू डिपेंड करता है रबड़ के दाम के ऊपर। तो टायर इज अ डेरिवेटिव ऑफ रबड़, जहां पे अंडरलाइंग एसेट इज रबड़ और डेरिवेटिव इज टायर। सिमिलरली ब्रेड का जो प्राइस डिपेंड करता है व्हीट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर व्हीट का प्राइस कम होगा तो ब्रेड की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अगर व्हीट का भाव बढ़ेगा तो ब्रेड का प्राइस महंगा हो जाएगा। तो ब्रेड इज अ डेरिवेटिव ऑफ व्हीट, जहां पे अंडरलाइंग इज व्हीट एंड bread is a derivative of wheat. Another relevant example could be the car insurance premium. कार इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू ऑफ द कार। अगर कार का मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा। तो कार इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कार। यहां पे अंडरलाइंग है मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एंड डेरिवेटिव इज कार इंश्योरेंस का प्रीमियम। Another example could be the gold jewelry. It is having a correlation with the gold price. अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस बढ़ेगा, अगर कम होगा तो गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस कम होगा। सो दैट वे द गोल्ड ज्वेलरी इज अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्ड वेयर द अंडरलाइंग एसेट इज गोल्ड। अनदर रेलिवेंट एग्जांपल कुड बी द स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन में सेमीकंडक्टर चिप इज बीइंग यूज्ड। अगर ड्यू टू सम काइंड ऑफ शॉर्टेज सेमीकंडक्टर चिप का प्राइस बढ़ेगा तो स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ जाता है, अदरवाइज सेमीकंडक्टर के प्राइस कम होने के साथ स्मार्टफोन का प्राइस कम हो जाता है। तो स्मार्टफोन इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेमीकंडक्टर चिप वेयर द अंडरलाइंग एसेट इज सेमीकंडक्टर चिप एंड द डेरिवेटिव इज स्मार्टफोन। बस यही कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये खुद में कोई प्रोडक्ट नहीं होते, इनका वैल्यू ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। और अंडरलाइंग एसेट कुड बी इंडेक्स। अभी इंडेक्स में इट कुड बी निफ्टी, इट कुड बी सेंसेक्स, इट कुड बी बैंक निफ्टी। सेम वे फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इट कुड बी कमोडिटीज। कमोडिटी में इट कुड बी गोल्ड एंड सिल्वर, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव में इट कुड बी ए स्टॉक। ए स्टॉक कैन बी अंडरलाइंग एसेट। अभी स्टॉक में रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा कैन बी सम ऑफ द एग्जांपल्स। कुल 4 किस्म के डेरिवेटिव्स होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम अपनी डिस्कशन सिर्फ इस पे फोकस रखेंगे। फ्यूचर को समझने से पहले फॉरवर्ड को समझना बड़ा जरूरी है, तो एक केस स्टडी के थ्रू फॉरवर्ड के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये केस स्टडी है एक किसान का और एक आटा मैन्युफैक्चरर का। आटा मैन्युफैक्चरर को ये चिंता है कि अगर फ्यूचर में व्हीट का प्राइस बढ़ गया तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। किसान को यह डर है कि फ्यूचर में अगर व्हीट का प्राइस कम हो गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये दोनों पार्टीज आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि 4 महीने बाद जब ये फसल आएगी तो आटा मैन्युफैक्चरर किसान से 400 क्विंटल व्हीट 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा। तो यहां पे प्राइस
और क्वांटिटी आज ही लॉक हो गई, लेकिन इसका डिलीवरी फ्यूचर में होगा। दिस इज कॉल्ड ए कस्टमाइज्ड फॉरवर्ड एग्रीमेंट। अभी इस तरह से दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट करके अपना रिस्क मैनेज करती हैं, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी आज ही लॉक हो जाती है, लेकिन उसका डिलीवरी फ्यूचर में होगा। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट में काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस तोड़ दे तो दूसरी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपका काउंटर पार्टी रिस्क मैनेज करती है क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसे एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है कि ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये रिस्क कैसे मैनेज करती है। तो हर एक इन्वेस्टर से एक मार्जिन अमाउंट लिया जाता है। यह मार्जिन अमाउंट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह काम करता है, जो हमेशा क्लियरिंग हाउस के पास रहता है, ताकि अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करे तो उसके मार्जिन से लॉस को पूरा किया जा सके। उसके अलावा क्लियरिंग हाउस के पास एक सेटलमेंट गारंटी फंड भी रहता है, जो मार्केट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। यह सिस्टम मार्केट में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखता है। तो इस तरह से इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 100% पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, क्योंकि यहां पे आप किसी अननोन ट्रेडर के साथ नहीं, बल्कि एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस के साथ डील कर रहे होते हो। तो आइए फ्यूचर्स के कंसेप्ट को समझते हैं। फ्यूचर एक एग्रीमेंट होता है जहां पे आज आप डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में किस भाव पे किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीदोगे या बेचोगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका रेट आज 1500 के करीब है और उसका लॉट साइज 500 शेयर का है, ये आने वाले एक महीने के अंदर 1600 रुपए का हो सकता है, ऐसा मेरा एंटीसिपेशन है। तो अगर मैंने आज रिलायंस को खरीद लिया तो 1500 पर शेयर के हिसाब से आई बॉट रिलायंस टुडे। अगर एक महीने के अंदर रिलायंस का रेट 1600 तक चला गया तो मेरी कॉस्ट थी 1500 की, रेट हो गया 1600, माई प्रॉफिट इज 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 500 विच इज लॉट साइज, तो टोटल प्रॉफिट इज 50,000। ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड, ऑन द रिवर्स साइड, अगर रिलायंस का रेट आ गया 1400 रुपए पे तो मेरा जो कॉस्ट था वो था 1500, अभी दिस इज एट 1400, तो लॉस इज ऑफ 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज ऑफ 500, तो मेरा लॉस है 50,000। सो दिक्कत इसमें ये होती है फ्यूचर में कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि प्राइस का जितना मूवमेंट होगा उतना ही आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। फ्यूचर को प्रॉपरली समझने के लिए कुछ टर्म्स का समझना बड़ा जरूरी है। तो उसमें पहली टर्म आती है लॉट साइज। फ्यूचर में आप किसी भी सिंगल शेयर को नहीं खरीद सकते, इसका एक लॉट साइज रहता है जो एक्सचेंज फिक्स करती है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का लॉट साइज एक्सचेंज फिक्स करती है, ताकि एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो पाए। कुछ एग्जांपल साइट करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का 500 शेयर्स का लॉट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 750 शेयर्स का लॉट है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 2350 शेयर का लॉट है। सो दैट वे इसमें दूसरा कंसेप्ट आता है मार्जिन मनी का। अभी जैसे 1500 के भाव का 500 शेयर रिलायंस खरीदना हो, तो इन केस अगर वी गो फॉर द डिलीवरी तो हमें 7.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर के केस में 15 से 20% मार्जिन देना पड़ेगा, 15 से 20% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब 7.5 लाख का 15 से 20% मतलब 1 या 1.5 लाख रुपया देके हम 7.5 लाख रुपए का एक्सपोजर ले सकते हैं। ये लीवरेज फ्यूचर का अट्रैक्शन भी है और रिस्क भी। इसके अलावा इसमें एक जो अनदर कंसेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑफ द एक्सपायरी डेट। जैसे वी स्पोकन इन द स्टार्ट कि फ्यूचर में इट इज एन एग्रीमेंट, जहां पे हम आज डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में किस रेट पे खरीदेंगे या बेचेंगे। तो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री में 100 रुपए का मूवमेंट आएगा, तो मैं नियर मंथ का फ्यूचर बाय करूंगा। नियर मंथ मींस विच इज करंट मंथ। अगर मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर इसमें मूवमेंट आएगा, तो आई विल बाय द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। और अगर मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर इसमें ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो आई विल बाय
4 मंथ फ्यूचर। तो जनरली एक्सचेंज के अंदर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट दे आर अवेलेबल। फ्यूचर की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर मुझे आज लगता है कि रिलायंस जिसका भाव आज 1500 है, ये अगले 2 महीने के अंदर 1300 पे आ सकता है, तो मैं इसे आज शॉर्ट कर देता हूं 1500 के ऊपर। और अगर अगले 2 महीने के अंदर इसका रेट 1300 पे आ गया, तो 200 रुपया पर शेयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज ऑफ 500, 1 लाख विल बी प्रॉफिट। सो दैट वे इन शॉर्ट, फ्यूचर को समराइज करने के लिए यहां पे लॉट साइज फिक्स होता है, मार्जिन से बड़ा एक्सपोजर मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अनलिमिटेड रहते हैं। तो आइए अब ऑप्शंस को समझते हैं। टोटल 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, वन इज कॉल ऑप्शन एंड दी अनदर इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को कार बुकिंग की एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में एक बड़ी ही ट्रेंडी कार है जिसका काफी डिमांड है और सप्लाई शॉर्टेज है। 20 लाख रुपए की कार है और हमने इसे एक 50,000 रुपया टोकन अमाउंट देके विच इज नॉन रिफंडेबल बुक करवा लिया। अगर तो कार का प्राइस 20 लाख से बढ़ के 22 लाख हो गया तो वी टेंड टू गेन। और अगर कार का प्राइस 20 लाख से कम होकर 18 लाख पे आ गया तो वी कैन कैंसल द बुकिंग, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में हमें 2 लाख रुपए सस्ता मिलेगा। तो हमारा मैक्सिमम स्टेक पे है जो हमारा बुकिंग अमाउंट है। सेम वे फाइनेंशियल डेरिवेटिव में रिलायंस इंडस्ट्री की एग्जांपल से बात करेंगे। मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का भाव है 1500 रुपया और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ये 1600 पे चला जाएगा। तो 1500 की कॉल ऑप्शन मुझे 40 रुपए में मिल रही है। रिलायंस का लॉट साइज 500 शेयर का है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज इज व्हाट मैक्सिमम आई एम सपोज टू लूज, जो मैक्सिमम मेरा स्टेक पे है। अगर 1 महीने के अंदर रिलायंस 1600 पे चला गया तो मेरी कॉल का रेट 100 हो जाएगा, बिकॉज 1600 माइनस 1500 इज इक्वल टू 100। 40 रुपया मेरा कॉस्ट था, तो 100 माइनस 40 इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 500 वुड बी माई नेट प्रॉफिट विच विल बी इक्वल टू 30,000। और अगर रिलायंस का रेट 1500 से 1300 आ गया तो मेरा जो कॉल है वो नलीफाई हो जाएगा, वो सारे का सारा प्रीमियम उसका इट विल बी जीरो, नलीफाइड। बट इन एनी केस 1500 का शेयर रिलायंस का मार्केट में 1300 का मिल रहा है, तो अगर मुझे उसका डिलीवरी बाय करना, आई कैन बाय द सेम। सो दैट वे पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन को कार इंश्योरेंस के प्रीमियम के उदाहरण के साथ समझते हैं। अभी मान लीजिए हमारी एक कार है जिसका हमने कोई 20,000 रुपया देके उसका कार का इंश्योरेंस करवाया। अगर तो कार की पूरे साल में रिपेयर की जरूरत ना पड़ी कॉन्ट्रैक्टेड टाइम पीरियड के दौरान, तो व्हाट वी आर सपोज टू लूज आउट इज द प्रीमियम पेड। और अगर कार के रिपेयर के ऊपर 2 लाख रुपया लगा तो हमने 20,000 रुपया पे करके 2 लाख रुपए का रिपेयर इंश्योर करवाया इंश्योरेंस कंपनी से। सो दिस इज वन एग्जांपल। फाइनेंशियल पार्लेंस में, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में, अगर मेरे पास रिलायंस डिलीवरी में है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस में देयर कुड बी सम काइंड ऑफ बियरिशनेस, इसके जो रेट्स हैं वो कम हो सकते हैं, तो आई कैन बाय ए पुट ऑप्शन विच इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। मान लीजिए मेरे पास 500 शेयर है रिलायंस के और 1500 उसका मार्केट रेट है, तो 7.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है मेरे पास रिलायंस का, और मेरे को 1500 की पुट ऑप्शन 40 रुपए में मिल रही है। लॉट साइज इज ऑफ 500 शेयर्स, तो 20,000 रुपया देके मैं अपने रिलायंस के पोर्टफोलियो की इंश्योरेंस करवा सकता हूं। अगर रिलायंस 1500 से 1200 पे आता है तो मेरी जो पुट ऑप्शन है, जो मैंने 40 रुपए की खरीदी थी 1500 के स्ट्राइक प्राइस की, वो 300 रुपए की हो जाएगी, बिकॉज 1500 माइनस 1200 इज इक्वल टू 300 रुपीज। सो दैट वे 300 माइनस 40 विच इज माई कॉस्ट इज इक्वल टू 260 रुपीज आई वुड गेन पर शेयर ऑफ रिलायंस। और मेरे पास चूंकि 500 शेयर का लॉट है, तो माई प्रॉफिट वुड बी 260 मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज। सो दैट वे पुट ऑप्शन खरीद के वी कैन टेक द इंश्योरेंस ऑफ आवर पोर्टफोलियो। अभी सवाल ये आता है कि ये डेरिवेटिव्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसके 2 बेसिक पर्पस हैं, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। एक इन्वेस्टर को डेरिवेटिव्स को हेजिंग के लिए यूज करना चाहिए। एक ही वीडियो के अंदर ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज, इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज को समझना मुश्किल है, तो नेक्स्ट राउंड में आई विल कम अप विद सम मोर स्ट्रेटजीज which are pertaining to futures and options. I am sure you will like this video. कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।